सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है त्रिभुज। और इसमें हम प्रमेय 6.1 को इस वीडियो में सरल करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के जितने भी एक्सरसाइज है उनके सभी वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर वो वीडियो आपको देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए प्रमेय नंबर जो 6.1 है इसको हमें सिद्ध करना है। इसमें ये दिया गया है, मैंने प्रमेय को लिखा नहीं है, इसमें ये दिया गया है कि अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचे, यानी कि मान लीजिए कि हमने BC के समांतर एक ये रेखा खींची है जिसको हम नाम देते हैं DE। तो इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचे, यानी कि BC के समांतर हमने DE खींची, तो ये जो DE है ये बाकी दो अन्य जो भुजा है, अब देखिए BC के अलावा अन्य दो भुजाएं कौन सी रह गई, एक तो AB रह गई और एक AC रह गई। तो बाकी जो अन्य भुजाएं हैं त्रिभुज की उनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी जो DE भुजा है, जो DE रेखा है, इससे AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित होती है। जितना AD बटे DB है उतना ही अनुपात AE बटे EC में है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। हमें क्या दिया गया है, हमें इसमें दिया गया है एक त्रिभुज दिया गया है ABC और उसके साथ में हमें BC समांतर DE ये हमें दिया गया है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं कि हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज के अंदर ये दो हमें समांतर दी गई कि BC के समांतर DE है, तो मैं लिख देता हूं BC के समांतर है DE, ये दो हमें समांतर दी गई है। बाकी हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध जो करना है वो मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है हमें AD बटे, देखिए AD बटे DB, तो ये हो गया DB और बराबर में AE बटे EC, ये हमें सिद्ध करना है। जितना अनुपात इन दोनों में है उतना ही अनुपात इन दोनों में होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए हम इसमें रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है तो इसको हम सिद्ध करने के लिए त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज से इसको सिद्ध करेंगे। इसमें हम काम में लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, और दूसरा हम इसमें काम में लेंगे जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पे हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बराबर होता है। ये हम इसमें काम में लेंगे। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब हमारे पास में ABC जो बड़ा त्रिभुज था, इसके अंदर जब हमने DE ये समांतर लाइन खींची है, खींचने के बाद में हमारे पास में ये एक त्रिभुज बन गया ADE, ये एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए AD बटे हमें DB लेके आना है, बराबर करना है AE बटे EC। चलिए इसको छोड़िए, हम सबसे पहले देखते हैं कि AD बटे DB लेके आना है हमें। तो यहाँ पर ADE एक ये त्रिभुज है तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर नीचे है इसमें भी ज्ञात करेंगे। लेकिन हमारे पास में इसमें जो DBCE इतना एक जो एरिया है इसका, इसके अंदर कोई हमारे पास में त्रिभुज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रचना करेंगे ताकि हमारे पास में त्रिभुज बन जाए। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार गुणा ऊंचाई होता है। ऊंचाई के रूप में त्रिभुज में जो लंब होता है वो काम में आता है। जरूरी है कि ऊंचाई जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि लंब होता है, वो जरूरी है, वो ऊंचाई के रूप में हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो ADE ये त्रिभुज है, इसके अंदर आधार तो हम मान सकते हैं। आधार हम क्या मानेंगे, पहले हमें AD लेना है तो हम आधार AD को मानेंगे और इसकी ऊंचाई इस तरफ से लेंगे। तो यहाँ पर ऊंचाई है नहीं तो हम क्या करेंगे, इसमें लंब बना देंगे। तो चलिए हम रचना क्या करेंगे, हम इस तरह से एक लंब बनाएंगे। एक तो यहां से हम इस तरह से एक लंब बना देंगे इधर, और दूसरा हम इस तरफ से एक यहां पर ऐसे लंब बना देंगे। तो मैं यहां पर लंब बना देता हूं, तो दूसरा ये हो जाएगा। और यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, देखिए ये है E, तो ये बिंदु M और ये बिंदु N, इसको नाम दे देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, नीचे वाले में त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज के लिए मैं E को B से मिला देता हूं, तो E को हम B से इस तरह से मिला देते हैं।
ये ए बी मिल गया और दूसरा यहां से हम एक मिला देंगे डी सी को, तो ये सी डी को मिला दिया। तो ये हम इसमें रचना करेंगे। तो हमने क्या किया कि डी एन, अब देखिए लंब कौन से हैं, हम लिखेंगे कि जो ए बी है इसके ऊपर लंब है ई एम, तो ई एम लंब है ए बी के ऊपर। तो चलिए मैं लिख देता हूं सबसे पहले कि ई एम लंबवत है ए बी पर, व दूसरा लंब कौन सा है डी एन, जो किस पर है एसी भुजा पर। तो दूसरा है डी एन लंबवत है एसी पर, ये लंब हो गया। साथ में हमने क्या किया, बी को ए से मिलाया और सी को डी से मिलाया। तो मैं लिख देता हूं बीई व सी डी को मिलाया, तो ये हो गया बीई व सी डी को मिलाया। चलिए ये रचना में हमने लिख दिया, तो इसकी रचना हो गई। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे त्रिभुज का। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम लेंगे ए डी ई, ये त्रिभुज लेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ऊंचाई, अगर हम आधार एडी आधार लेंगे तो ये देखिए ये एडी है, अगर आधार एडी लेंगे तो इसकी ऊंचाई होगी ई एम है वो इसकी ऊंचाई होगी, क्योंकि 90 डिग्री का देखिए आधार हम इस तरह से होता है, ये आधार है तो इसके ऊपर 90 डिग्री इस तरह से आना चाहिए। अगर आधार इस तरफ है तो इस पे 90 डिग्री ये आना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर आधार अगर 80 है तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो इसका लंब कौन सा हो गया ई एम हो गया, यानी कि ऊंचाई हो गई। इसकी उत्पत्ति में देखिए उत्पत्ति में इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ए डी ई त्रिभुज लेंगे, तो क्षेत्रफल को मैं हिंदी में लिखें या एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। तो ए डी ई जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार क्या होगा, आधार हम लेंगे एडी लेंगे, क्योंकि हमें एडी सिद्ध करना है, एडी बटे डीबी करना है, तो एडी ले लेंगे। तो मैंने ले लिया एडी आधार, और गुणा में ऊंचाई होती है, तो आधार एडी है तो ऊंचाई ई एम हो जाएगी, तो मैं ई एम लिख देता हूं ई एम। उसके बाद में देखिए दूसरा हम त्रिभुज क्या करेंगे, ये नीचे वाला लेंगे, क्योंकि एडी के बट्टे में आना चाहिए डीबी आना चाहिए। तो डीबी अगर आधार लेंगे तो त्रिभुज कौन सा है, देखिए ये त्रिभुज है। अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं यहां से, अगर हम इसको मिटा देते हैं एक बार, तो देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज बी डी ई ये लेंगे, इसमें ये आधार लेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या होगी ई एम होगी। अब आप सोचेंगे ई एम कैसे होगा, ई एम इसलिए होगा क्योंकि ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसमें जो ये कोण है, यहां पर जो ये कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है। तो डीई है उसको तो हम ऊंचाई ले नहीं सकते, तो ये कोण 90 से ज्यादा है। अगर 90 से ज्यादा कोण है तो फिर इसकी ऊंचाई है वो बाहर की तरफ बनती है। मैं एक बार बता देता हूं, अगर हमारे पास में इस तरह से त्रिभुज बना हुआ ये है, थोड़ा सा देखिए 90 से ज्यादा है, ये 90 से ज्यादा है, इस त्रिभुज को मैं यहां से मिला देता हूं, त्रिभुज बन गया। अगर इसकी ऊंचाई लेनी है तो अब इसकी ऊंचाई यहां पर बढ़ेगी, क्योंकि ऊंचाई एकदम सीधी रहती है 90 डिग्री के कोण पे, तो इस तरह से यहां पर बढ़ेगी बाहर की तरफ, और इसको हम इससे मिला देंगे। तो इसकी ऊंचाई कहां पर है, इस त्रिभुज से बाहर है। यहां पर भी ये जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई इससे बाहर है, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, ये कोण है वो 90 से ज्यादा है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई बाहर है, इसलिए हम ऊंचाई में em काम में लेंगे। तो त्रिभुज ये हो गया। दूसरा त्रिभुज BDE, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, अब इसमें आधार हम dB लेंगे क्योंकि AD के बट्टे में dB आना है, तो आधार लिया हमने dB और dB, और इसके गुणा में ऊंचाई है वो em आएगी, क्योंकि ये आधार है तो इसकी ऊंचाई em होगी, तो मैं em लिख देता हूं। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया कि एक तो AD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, दूसरा BDE का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। हमारे पास में AD बटे DB आना चाहिए, इसका मतलब हम इन दोनों को बट्टे में लिख लेंगे। तो मैं यहां पर लिख सकते, इनको लिखेंगे हम एरिया ऑफ ADE, तो ये हो गया एरिया ऑफ ADE, और इसके बट्टे में एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE, इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा AD गुणा EM, और इसके बट्टे में 1/2 गुणा DB गुणा EM, तो ये आ गया DB गुणा EM। अब इसमें से जो कटेगा उसको हम काट देंगे, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास में आ गया, पीछे रह जाएगा एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल, और दूसरा होगा BDE का क्षेत्रफल,
और बराबर में आ जाएगा AD बटे DB, AD बटे DB। ये इसको नाम मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया क्योंकि AD बटे, देखिए AD बटे DB आ गया। इतना प्रोसेस हमने जो किया है उसी तरह से हम AE बटे EC को सिद्ध करने के लिए ये प्रोसेस फिर से करेंगे। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखिए हम क्या करें दूसरे प्रोसेस में मैं लिख देता हूं कि पुनः फिर से हम देखिए अब AE लेके आना, AE बटे EC, तो आधार AE लेना है। जैसे आधार हमने AD बटे DB आधार लिया था जिस त्रिभुज में, अब AE आधार लेंगे तो AE ये आधार लेंगे तो त्रिभुज ADE यही आएगा। तो हम लिखेंगे फिर से हम क्या करेंगे ADE जो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज एरिया ऑफ ADE, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1/2 गुना आधार क्या होगा, आधार हम क्या लेंगे AE लेना है, AE आधार लेंगे तो मैं लिख दूंगा AE। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, देखिए जब हमने AD आधार लिया था तो ऊंचाई हो गई थी इसकी EM, अब हमने AE आधार लिया है तो इसकी ऊंचाई DN हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री कोण यहां पर बनाओ जो हमने लंब डाला था, तो DN इसकी ऊंचाई हो गई। तो मैं लिख देता हूं DN। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब देखिए एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो दूसरा एक इधर ये त्रिभुज हमने जो लिया था, यहां पर भी हमने क्या रचना की थी कि D को C से मिलाया तो ये एक त्रिभुज बना था, तो इस ये त्रिभुज लेंगे। तो दूसरा ये त्रिभुज लेंगे क्योंकि हमें EC चाहिए, तो EC जो है वो इस त्रिभुज में आती है, तो हम ये त्रिभुज लेंगे जिसका नाम CDE है। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ CDE, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार क्या लेंगे EC लेना है, तो ये EC ये हो गया EC और इसकी ऊंचाई ये DN आएगी। जैसा हमने इधर वो त्रिभुज लिया था, मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसकी ऊंचाई बाहर है। इसी तरह से ये त्रिभुज है तो इसकी भी ऊंचाई ये भी 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसकी ऊंचाई क्या है यहां पर है जो कि DN होगी। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं DN। अब देखिए इसको फिर से हम बट्टे में लिख लेंगे, तो इसके बट्टे में ये लिखेंगे AD का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल और इसके बट्टे में एरिया ऑफ CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, अब इसके गुणा में AE बटे DN आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूं AE गुणा DN। चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार यहां से, तो यह आ गया DN और इसके बट्टे में 1/2 गुना EC गुणा DN, तो यह आ गया EC गुणा DN। अब इसमें जो सेम है वो कट जाएगा, तो ये इससे कट गया DN से DN कट गया, AE बटे EC आ गया AE बटे EC, तो ये हमें लेके आना था इसमें। तो यहां से मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ADE और इसके बट्टे में आ गया एरिया ऑफ CDE बराबर AE और इसके बट्टे में आ गया EC। चलिए इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 2। एक समीकरण ये है हमारे पास में, दूसरी समीकरण ये देखिए AD बटे DB, सीधे हमें जो करना था AD बटे DB और AE बटे EC, ये हम यहां तक तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना है। तो भाई यहाँ पर इस AD बटे DB बराबर AE बटे EC, दोनों को बराबर कैसे करें, हमने तो समीकरण बनाई है, इनको बराबर कैसे करेंगे। बराबर करने का एक तरीका, अगर किसी भी समीकरण में जैसे कि समीकरण नंबर 1 और 2 है, अगर एक साइड को हम बराबर कर देते हैं तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाती है। यानी हम इस साइड को और इस साइड को किसी ना किसी तरह से बराबर दिखा दें कि ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों साइड भी अपने आप ही बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों को हम बराबर दिखाएंगे कैसे, तो देखिए यहां पर जब मैंने त्रिभुज बनाया था, हमने रचना की थी, तो एक त्रिभुज ये बनाया था। अब देखिए ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, इन दो त्रिभुज को देखिए जो हमने त्रिभुज लिए थे, यहां पर देखिए बिंदु B था BDE, एक ये त्रिभुज CDE, दोनों त्रिभुज देखिए दोनों में DE आ रहा है, यानी दोनों त्रिभुज का आधार एक है, दोनों एक ही आधार पे है। देखिए इस तरह से बना हुआ है ये, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ये इस तरह से बना हुआ है। एक तो ये हो गया और एक हमने ये बना दिया था। तो इसमें देखिए एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, ये DE दोनों का आधार है। तो दोनों का आधार एक है और हमने यहाँ पर लिखा था कि BC समांतर है DE, ये नीचे वाली तो BC है, ये दोनों आपस में समांतर है, BC समांतर है DE और दोनों त्रिभुज का एक आधार है।
तो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज एक आधार पे बने हुए हों और दोनों एक ही समांतर लाइनों के बीच में स्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये दो त्रिभुज थे BDE और CDE, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE की। इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 3। तो क्यों होगा, इसका आप कारण लिख सकते हो, इसके आगे आप कारण लिख सकते हो कि कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पे बने हुए हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो दोनों क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, इसका आप कारण लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1, 2 और 3, समीकरण 3 हो गई हमारे पास में। तो अगर आप देखिए समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से यहां पर ADE बटे BDE है और समीकरण नंबर 2 में AD, देखिए यहां पर AD और ADE ये तो बराबर है, यहां पर BDE है। अगर यहां पर भी BDE आ जाए तो एक साइड तो दोनों समीकरण के बराबर हो जाएगी। तो हम समीकरण 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 और 3 से, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 से ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर समीकरण 2 और 3 से हम लिख सकते हैं कि CDE जो लिखा हुआ है इसकी जगह में BDE लिख सकता हूं क्योंकि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो CDE की जगह BDE लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं CDE की जगह समीकरण 2 में BDE लिख देता हूं तो एक साइड इसके जैसे हो जाएगी, ये सेम यहां पर और यहां पर BDE है, यहां पर BDE पहले से है। तो ये साइड अगर बराबर हो गई तो ये साइड और ये साइड समीकरण में अपने आप हम बराबर लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि समीकरण 1, 2 व 3 से, चलिए ऐसा ही लिख लेते हैं क्योंकि हमने समीकरण 1, 2, 3 से समीकरण 3 से उठा के यहाँ पर BDE रख दिया तो एक साइड बराबर हो गई तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ये हो गया सिद्ध। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना था कि जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, ये चीज हमें सिद्ध करनी थी इसमें। तो समीकरण 1, 2, 3 से हमने इनको सिद्ध कर दिया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बस जो BDE है, सॉरी यहां पर जो CDE है वो किसके बराबर है, BDE के बराबर। तो BDE को हम CDE की जगह लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर मैं इसको हटा के और यहां पर मैं BDE अगर लिख देता तो क्या होता, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई तो ये दोनों अपने आप ही बराबर हो गई। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये थी प्रमेय 6.1 जिसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट इसकी प्रोसेस बता दी है किस तरह से इसको सिद्ध करेंगे हम, इसमें क्या क्या चीजें हमें काम में लेनी है, कौन कौन से रूल इसमें काम में आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिए थे कि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है और इसके साथ में एक ये नियम लगाया है कि एक के आधार पर दो त्रिभुज हो और दोनों एक समांतर लाइन के बीच में स्थित हो तो दोनों क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये इसमें हमने नियम लगाया है और उससे ही हमने इसको सिद्ध किया है। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 के सभी वीडियोस देखने हैं जो एक्सरसाइज के हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से आप कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।